Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Psychology Facts by Lara. आज का हमारा टॉपिक है पीपीएससी पास साइकोलॉजी पेपर 2017 पार्ट 3 है, जिसमें हम रिमेनिंग एमसीक्यूज 2017 पेपर के डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ स्टेटमेंट्स एंड ऑप्शंस की एक्सप्लेनेशन भी मैं साथ साथ देती रहूँगी। सो आपके लिए रिमाइंडर है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। Number 54. Psychologically emotional response take place option A in the brain, option B in the internal organs, option C in the sympathetic nervous system, option D all of these. The right option is in the sympathetic nervous system. अगर हम नर्वस सिस्टम की मेजर टाइप्स को देखें तो टू मेजर टाइप्स हैं, जिसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और दूसरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फर्दर जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है, जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यूजुअली तब एक्टिवेट होता है जब भी हम कोई ऐसा स्टिमुलस या कोई ऐसी सिचुएशन देखते हैं जिसमें हमारे फिजियोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस अकर होते हैं। दैट कैन बी रिलेटेड टू एनी फियर, दैट कैन बी रिलेटेड टू एनी इमोशन। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा जब भी फिजियोलॉजिकल एक्सपीरियंस होगा तो हमारे इमोशंस डेवलप होंगे और दैट कैन लीड टू इमोशनल रिस्पॉन्सेज एज वेल। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी in the sympathetic nervous system. Number 55. Which method is non-scientific in psychology? Option A, parametric. Option B, introspection. Option C, non-parametric. And option D, experimental. The right option is option B, introspection. इंट्रोस्पेक्शन टीचर ने इंट्रोड्यूस किया था एंड अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ह्यूमंस कैन ऑब्जर्व एंड कैन एग्जामिन देयर ओन मेंटल प्रोसेसेस, देयर ओन इमोशनल रिस्पॉन्सेज। लेकिन अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस ऑब्जर्वेबल और टेस्टेबल फैक्ट्स की बात करती है। ऐसी हम उसी को साइंस मानते हैं जो कि ऑब्जर्वेबल होती हैं। लेकिन अगर हम पर्सन के मेंटल प्रोसेसेस या इमोशनल रिस्पॉन्सेज की बात करें तो वो बहुत वेरी करते हैं और सब्जेक्टिव भी होती हैं। सो इस मेथड पे बहुत सा क्रिटिसिज्म आया और इसको नॉन साइंटिफिक मेथड भी कहा जाता है। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो नंबर ए पे है पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक इज अ स्टैटिस्टिक टेक्निक और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस है कि वो साइंटिफिक है और इसमें जो है डाटा जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन से गैदर किया जाता है, जिसमें इंटरवल डाटा यूजुअली होता है और रेशियो डाटा होता है। और नॉन पैरामेट्रिक भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक ही है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेक्निक यूज़ की जाती है और यूजुअली इसमें नॉमिनल और ऑर्डिनल डाटा होता है। और एक्सपेरिमेंटल ऑब्वियस है कि वो सबसे ज़्यादा जो है साइंटिफिक टेक्निक, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट और मेथड कहा जाता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड जिसके अंदर प्रॉपर कंट्रोल ग्रुप होता है, उसके साथ साथ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है। सो here the right option is option B. Number 56. According to Freud, developmental halt due to anxiety is referred to as option A, depression, option B, fixation, option C, regression, and option D, aggression. The right option is option B, fixation. फ्रॉइड ने इंट्रोड्यूस की थी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और इसमें कहा था कि हर स्टेज के अंदर एक इरोजिनस जोन होता है, एक प्लेयर सीकिंग ऑब्जेक्ट होता है दैट कैन बी रिलेटेड टू अ चाइल्ड्स बॉडी और अगर उससे रिलेट करके नीड्स पूरी होती हैं या फिर उसकी पेरेंटिंग जो है अच्छी होती है तो ओवरऑल जो है वो नेक्स्ट स्टेज को मूव ऑन करता है। अगर उसकी नीड्स ओवरली फेड होती हैं या जिसमें ओवर प्रोटेक्शन भी आ सकता है, ओवर फेड, ओवर ग्रेटिफिकेशन भी हो सकती है या फिर बहुत ज़्यादा निगलेक्शन फेस करनी पड़ती है या फिर उसको अंडर फेड रखा जाता है एक चाइल्ड को, तो वहाँ पे फिक्सेशन अकर हो जाती है, यानी वो चाइल्ड उसी स्टेट पे हैंग अप हो जाता है। सो ओवरऑल जो है एंजाइटी क्रिएट होती है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है अगर वो अडल्टहुड में भी चला जाए तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस उसके पर्सनालिटी में देखे जा सकते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, फिक्सेशन। Number 57. Defense mechanism are created by option A, id, option B, ego, option C, superego, and option D, dreams. The right option is option B, ego. और डिफेंस मैकेनिज्म यूजुअली
ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के नाम से भी मशहूर है। और ईगो जो है वो मेडिएटर और एज अ ब्रिज जो है वो काम करती है बिटवीन इट एंड सुपर ईगो। और यूजुअली सारे के सारे डिफेंस मैकेनिज्म जो हैं वो अनकॉन्शियसली बनाए जाते हैं। और ईगो जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म्स को यूजुअली तब यूटिलाइज करती है जब उसको पता होता है कि एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस जो कि पेनफुल है, थ्रेटफुल है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बियरेबल नहीं है, तो वो कुछ मैकेनिज्म जो है पर्सन इख्तियार कर लेता है और ताकि वो उनको एक्सेप्टेबल वेज में जो है वो मान सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म जो हैं वो डिनाइल है और दूसरा है रिप्रेशन। और फर्दर जितने भी मैकेनिज्म्स हैं वो इसके डिनाइल एंड रिप्रेशन के डेरिवेटिव्स हैं। और एना फ्रॉइड ने सबसे ज़्यादा जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म पे काम किया, जिसमें फर्दर उन्होंने डेरिवेशंस पे काम किया। फ्रॉइड के बाद जो है वो सबसे ज़्यादा एना फ्रॉइड का नाम आता है, जिसने लिस्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो इंट्रोड्यूस कराए। Number 58. Interpretation of dreams was written by option A. Carl Jung, option B. Alfred Adler, option C. Sigmund Freud, and option D. Anna Freud. The right option is option C. Sigmund Freud. Sigmund Freud ने ड्रीम्स पे जो है वो ज़्यादा फोकस किया और उसने कहा कि अगर हम अनकॉन्शियस तक एक्सेस करना चाहते हैं, माइंड के अनकॉन्शियस लेवल तक एक्सेस के लिए ड्रीम्स भी हमें हेल्प आउट करती हैं। और उसने साइकोथेरेपी में ड्रीम्स को भी इंटरप्रेट किया, जिसमें उसने फर्दर डिस्कस किया कि मैनिफेस्ट कंटेंट होता है, एक लेटेंट कंटेंट होता है। सो ओवरऑल जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स बुक में ड्रीम से रिलेटेड जो है वो बताया कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इंसान की कौन से अनकॉन्शियस फीलिंग्स को जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। अगर हम और बुक्स की बात करें तो फ्रॉइड ने अ जनरल इंट्रोडक्शन टू साइकोएनालिसिस बुक इंट्रोड्यूस की। इसके अलावा सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकॉन्टेंट्स। और अल्फ्रेड एडलर की बात करें तो अल्फ्रेड एडलर नाम सुनते ही इंडिविजुअल साइकोलॉजी जो है वो माइंड में आता है। और इसने द साइंस ऑफ लिविंग, अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन नेचर, सिक्योरिटी एंड सोशल इंटरेस्ट, द प्रैक्टिस ऑफ थियरी एंड इंडिविजुअल साइकोलॉजी एंड द न्यूरोटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये बुक्स जो हैं वो बहुत फेमस हैं और ओवरऑल जो है इंडिविजुअल साइकोलॉजी के बारे में ही सारी बात करी हैं। कार्ल यूंग की अगर हम बात करें, एनालिटिकल साइकोलॉजी माइंड में आता है। मैन एंड हिज सिंबल्स इसकी बुक है। द आर्कीटाइप्स एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियस, इसके अलावा द रेड बुक भी बहुत फेमस है। द रिलेशनशिप बिटवीन ईगो एंड अनकॉन्शियस, ये फेमस बुक्स हैं। एना फ्रॉइड की अगर हम बात करें, एना फ्रॉइड इज अ डॉटर ऑफ फ्रॉइड। और एना फ्रॉइड ने चाइल्ड साइकोलॉजी पे ज़्यादा फोकस किया। उसके अलावा डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो इसने फर्दर जो है इंट्रोड्यूस किए। द ईगो एंड डिफेंस मैकेनिज्म बुक फेमस है। नॉर्मेलिटी एंड पैथोलॉजी इन चिल्ड्रन, एंड द लास्ट वन इज वार एंड चिल्ड्रन बुक। Number 59. The psychiatrist who used the term mental illness several times is option A. Bruno Bettelheim, option B. José Delgado, option C. Thomas Szasz, and option D. Anna Freud. The right option is option C. Thomas Szasz. Thomas Szasz ने overall his career ज़्यादा criticize किया mental illness को और मेंटल इलनेस टर्म को। और एक बुक भी इन्होंने लिखी, द मिथ ऑफ मेंटल इलनेस, जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि मेंटल इलनेस जो है वो यूजुअली एक्सप्लेन इस तरह से की जाती है, इलनेस के टर्म में एक्सप्लेन की जाती है, लेकिन ये ह्यूमंस के प्रॉब्लम्स होते हैं। ओवरऑल जो है ये इलनेस नहीं होती। अगर उन्होंने कहा कि अगर इलनेस होती भी है तो एक फ़िज़िकल इलनेस होती है, जिनको हम मेडिकल टेस्ट के ज़रिए जो है मैयर कर सकते हैं, बायोप्सीज के ज़रिए जो है वो मैयर कर सकते हैं। सो मेंटल इलनेस को उन्होंने बहुत ज़्यादा निगेट किया। इसके अलावा एक और बुक लिखी, द मैन्युफैक्चर ऑफ मैडनेस, जो बहुत फेमस रही। और ओवरऑल इनको एंट्री साइकेट्री भी कहा जाता था। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें, ब्रूनो बेटलहीम ने चाइल्ड साइकोलॉजी पे ज़्यादा काम किया और चाइल्ड साइकोलॉजी में स्पेसिफिकली ऑटिज़म पे ज़्यादा इनका फोकस रहा। और एक बुक इनकी फेमस है, द यूजेस ऑफ एन्चेंटमेंट। एंड जोसो डेलगैडो की अगर हम बात करें, जोसो डेलगैडो ने ब्रेन स्टिमुलेशन पे काम किया। जोसो डेलगैडो ने इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो है वो ब्रेन में की, ह्यूमंस में भी एज वेल एज एनिमल्स पे भी। और रैट्स, मंकीज, चिंपैंजीज, इसके अलावा डिफरेंट एनिमल्स पे जो है ओवरऑल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रोड चिप जो है वो अटैच कर ली और जिसके बाद वो पुश बटन के ज़रिए जो है वो डिफरेंट इमोशनल रिस्पॉन्सेज जो हैं वो
शो करते रहे, जिसमें स्माइल, ब्लिस, टेरर, हंगर, लस्ट एंड अदर रिस्पॉन्सेज, इस तरह के रिस्पॉन्सेज को मेजर करने के लिए वो पुश बटन का इस्तेमाल करते रहे। और ओवरऑल जो है उन्होंने ये शो किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए कि हम इलेक्ट्रोड्स की स्टिमुलेशन के ज़रिए ब्रेन जो है वो बेसिकली स्टिमुलेट कर सकते हैं और डिफरेंट डिज़ायर्ड रिस्पॉन्सेज जो हैं वो ह्यूमंस एंड एनिमल्स से एक्वायर कर सकते हैं। द बुल एक्सपेरिमेंट जो है वो ज़्यादा फेमस है जोजो डेलगैडो का। ओवरऑल उन्होंने बहुत क्रिटिसिज्म भी फेस किया इन एक्सपेरिमेंट्स पे, लेकिन स्टिल इन्होंने एक और जो है वो न्यू वे जो है पेव किया न्यूरो फिजियोलॉजी के लिए। और थॉमस सैस की हम बात कर चुके हैं। एना फ्रॉइड ने चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डिफेंस मैकेनिज्म पे ज़्यादा काम किया, जिसमें हम देख चुके हैं कि वो डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। ओवरऑल चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पैथोलॉजी पे ज़्यादा कंसर्न था इनका। Number 63. Sublimation is an example of option A primary personality process, option B a defense mechanism, option C the second personality process, and option D the realistic process. The right option is option B a defense mechanism. डिफेंस मैकेनिज्म सब्लिमेशन जो है वो एक मेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म कहलाता है, जिसमें पर्सन जो है वो अपनी अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस और डिस्ट्रक्टिव थॉट्स या इमोशंस को एक्सेप्टेबल वंस में चेंज कर लेता है। जिसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक पर्सन है वो इमोशनली वो या बहुत ज़्यादा ओवरऑल जो है उसका बिहेवियर जो है वो बहुत एग्रेसिव रहता है, इमोशनली वो बहुत डिस्टर्ब रहता है। सो वो अपनी इन स्ट्रेसर्स को या इस एनर्जी को वो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में चेंज कर लेता है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि वो बॉक्सिंग या किसी भी बॉक्सिंग में चला जाता है या फिर डिफरेंट स्पोर्ट्स में जो है अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करता है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नंबर 61. व्हेन द सुपर ईगो बिकम्स मेजर फोर्स इट डेवलप्स ऑप्शन ए एंजाइटीज, ऑप्शन बी सेक्सुअल अर्ज, ऑप्शन सी मॉरल सेंस, ऑप्शन सी हेडोनिज्म। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी मॉरल सेंस। अगर हम सुपर ईगो की बात करें तो सुपर ईगो मोरालिटी प्रिंसिपल पे वर्क करती है, जो कंसाइंस पे और ओवरऑल जो है एक पर्सन की मॉरल वैल्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करती है। अगर एक पर्सन के अंदर सुपर ईगो डोमिनेट होगी तो उसकी वो ज़्यादा फोकस अपनी मॉरल वैल्यूज़ पे करेगा, राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड के कॉन्सेप्ट पे जो है वो ज़्यादा ध्यान देगा। अगर हम हेडोनिज्म टर्म को एक्सप्लेन करें तो हेडोनिज्म बेसिकली एक थ्योरी भी है और एक कॉन्सेप्ट भी है कि ह्यूमंस हमेशा अपने आप को जो है वो ज़्यादा प्लेयरेबल एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जाते हैं और ज़्यादा मेन और कंसर्न जो होता है हाईएस्ट एंड प्रॉपर जो एम होता है ह्यूमन लाइफ का वो प्लेयर को गेन करना होता है। Number 62. According to Alfred, man is striving for option A self-actualization, option B power, option C leadership, and option D superiority. The right option is option D superiority. Alfred Adler ने बुक भी लिखी Striving for Superiority, and according to Aldrin theory ह्यूमंस के हर एक्शन या बिहेवियर के पीछे एक डायनामिक फोर्स होती है एंड दैट इज स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी एंड सक्सेस। और ह्यूमंस जो हैं वो उनका मेन पर्पस जो है वो लाइफ का अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड वो सुपीरियरिटी को अचीव करना होता है और सक्सेस को अचीव करना होता है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Number 63. The color portion of the eye is called option A lens, option B pupil, option C cornea, and option D iris. The right option is option D iris. Iris जो होता है यूजुअली यूनिक होता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। और अगर हम लेंस की बात करें, लेंस जो है वो बेसिकली फ्लेक्सिबल टिश्यूज होते हैं बिहाइंड द कॉर्निया और ये यूजुअली लाइट एंड इमेजेस को रेटिना पे फोकस करने के लिए हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा प्यूपल जो है वो स्मॉल होल होता है आइरिस में, जो कलर्ड पार्ट ऑफ आई होता है उसके दरमियान में एक स्मॉल होल होता है जिसे हम प्यूपल कहते हैं, जो कि हेल्प आउट करता है लाइट और इमेजेस को अंदर पास ऑन होने के लिए। एंड कॉर्निया जो ओवरऑल वाइट पार्ट जो होता है आई का वो कॉर्निया कहलाता है, ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई। Number 64. Historically, Gestalt psychology focused on option A perception, option B learning, option C motivation, and option D cognition. The right option is option A perception. Gestalt psychology अगर हम from the very start अगर contributions अगर इनकी recall करें तो mainly laws of perceptual organization जो है इंट्रोड्यूस की है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ने, और
फोकस था परसेप्शन पे कि किस तरह से ह्यूमंस परसीव करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ह्यूमंस जो है वो बहुत सिंपलेस्ट थिंग को जो है परसीव करते हैं रादर देन गोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स थिंग्स। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी ऐसी पिक्चर हमारे सामने आती है जो कि ब्लैंक होती है या जिसकी कुछ पोर्शंस जो है वो मिसिंग होते हैं, तो हम उसे एज अ होल जो है वो कंप्लीट परसीव करते हैं, जिसमें लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी जो है वो मेन उनका कॉन्सेप्ट था कि ह्यूमंस हर चीज़ को सिंपलेस्ट फॉर्म में परसीव करना प्रेफर करते हैं। और इसके अलावा भी अगर हम परसेप्शन की ओवरऑल गेस्टाल्ट साइकोथेरेपी की बात करें तो गेस्टाल्ट साइकोथेरेपी भी कंसर्न यही रखती है कि ह्यूमंस किस तरह से अपने इन्वायरमेंट को परसीव कर रहे हैं और परसेप्चुअल डिस्टॉर्शंस क्या, कौन सी परसेप्चुअल डिस्टॉर्शंस हैं जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। सो ओवरऑल जो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का कंसर्न जो है वो परसेप्शन पे है। Number 65. The field theory of behavior is proposed by option A. J.B. Watson, option B. William James, option C. Ivan Pavlov, option D. Kurt Lewin. The right option is option D. Kurt Lewin. कर्ट लिवन की थ्योरी को लिवन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। एंड कर्ट लिवन ने मैथमेटिकली फार्मूला जनरेट किया था अपने व्यू पॉइंट को समझाने के लिए, जिसमें फॉर्मूला था B इज इक्वल टू एफ पी ई। B स्टैंड्स फॉर बिहेवियर एंड बिहेवियर इज इक्वल टू F फंक्शन, P पर्सन एंड E टोटल एनवायरनमेंट सिचुएशन। सो अकॉर्डिंग टू कर्ट लिवन ह्यूमन का जो भी बिहेवियर होता है वो ओवरऑल जो पर्सनालिटी जो पर्सन जो फंक्शन करता है इन्वायरमेंट में वो उसका बेसिक बिहेवियर होता है। और लिवन ने ओवरऑल लिमिटेशन भी बताई कि ह्यूमन की एक टोटल लिमिटेड बाउंड्री होती है लाइफ स्पेस की, और उसके अंदर डिफरेंट साइकोलॉजिकल फोर्सेस जो हैं वो उस पर एक्ट आउट होती हैं। और ये साइकोलॉजिकल फोर्सेस बेसिकली ड्राइव्स, टेंशंस, थॉट्स होती हैं, ओवरऑल इन्वायरमेंट भी होता है। अकॉर्डिंग टू लिवन जब भी कोई भी नीड अराइज होती है गोल अचीव करने के लिए, तो पर्सन जो है वो स्ट्राइव करता है, पर्सन कोशिश करता है अपने गोल अटेनमेंट के लिए। और ड्यूरिंग अटेनमेंट ऑफ गोल बैरियर्स भी बहुत से फेस करता है, लेकिन ओवरऑल जो है उसकी लाइफ जो है गोल अटेनमेंट पे ही फोकस होती है। और इसी तरह से ये सर्कल जो है वो ये साइकिल जो है वो कैरी ऑन रहती है कि पर्सन जो है हमेशा चाह रहा होता है कि वो नॉर्मलाइज स्टेट पर आ जाए आफ्टर द गोल अटेनमेंट। सो ओवरऑल इस थ्योरी का फोकस ये है कि ह्यूमन जो है वो उसकी लाइफ स्पेस है जिसके अंदर वो खुद एग्जिस्ट करता है, उसके साथ साथ उसका एक बिहेवियर होता है गोल सीकिंग बिहेवियर एंड अवॉइडिंग द बैरियर्स ऑफ द लाइफ। Number 66. The general GRE is an example of option A projective test, option B cross-cultural test, option C achievement test, and option D aptitude test. The right option is option C achievement test. Achievement test usually GRE, law school admission test और मेडिकल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट MCAT यूजुअली तब रिक्वायर होते हैं जब एक पर्सन ने कॉलेज या ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए एडमिशन लेना होता है। सो ओवरऑल जब भी हम एडमिशन से रिलेट करेंगे टेस्ट को, वो अचीवमेंट टेस्ट की कैटेगरी में आएंगे। Number 67. The thematic perception test is option A intelligence test, option B achievement test, option C aptitude test, and option D projective test. The right option is option D projective test. Thematic perception test basically टेस्ट है जिसमें डिफरेंट कार्ड्स जो हैं वो क्लाइंट को शो किए जाते हैं और वो डिफरेंट थीम्स पोर्ट्रे कर रही होती हैं। अब क्लाइंट जो है वो ओवरऑल उस पिक्चर को, कार्ड को देख के एक स्टोरी ड्रॉ करता है और बेसिकली वो स्टोरी जो है वो प्रोजेक्ट कर रही होती है पर्सन की ओन थॉट्स, उसके ओन एक्सपीरियंसेस और उसके खुद के इमोशनल रिस्पॉन्सेज क्या हैं उस कार्ड को देख के। सो ओवरऑल दैट पर्सन इज प्रोजेक्टिंग हिज ओन थॉट्स। सो हेयर हम कह सकते हैं कि थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट जो है वो प्रोजेक्टिव टेस्ट की कैटेगरी के अंदर लाई करता है। Number 68. Irving Janis is best known for his work on option A social crowding, option B social facilitation, option C conformity, option D group thinking. The right option is option D group thinking. Irving Janis is a social psychologist जिसने 1972 में ग्रुप थिंकिंग पे काम किया था और एनालाइज ये हुआ कि ओवरऑल जब
डिफरेंट मेंबर्स एज अ ग्रुप की फॉर्म में आते हैं तो वो अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, अपनी क्रिएटिव पार्ट को एक साइड पर रख देते हैं और ग्रुप के कंसेंसस की बेस पे वो चल रहे होते हैं। अब इसका ड्रॉबैक ये होता है कि वो अपनी एबिलिटीज़ को जब यूटिलाइज नहीं करते तो क्रिएटिव आइडियाज़ जो हैं वो जनरेट नहीं होते, और इसमें एक पर्सन अगर कोई डिसीजन ले रहा होता है तो बाकी सारे जो हैं वो उसके साथ कन्फॉर्मिटी शो करते हैं, और जिसकी वजह से उनकी ओपिनियंस वो अडॉप्ट कर लेंगे, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन वो फॉलो करने लग जाते हैं। इंडिविजुअली जो है वो पार्टिसिपेट करना पसंद नहीं करते। सो द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी। और अगर सोशल फैसिलिटेशन की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है, जिसमें पर्सन की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल, जिसमें साइकिलिंग जो है वो कॉमन है, राइडिंग, साइकिलिंग एंड रेसिंग, जिसमें क्राउड की वजह से लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाती है। Number 69. The human struggle between being and non-being is an important theme of option A. Freudian theory, option B. Existential theory, option C. Humanistic theory, option D. Behavioral theory. The right option is option B. Existential theory. एग्जिस्टेंशियल थ्योरी बेसिकली फोकस करते हैं कि किस तरह से ह्यूमंस अपने पोटेंशियल्स को यूटिलाइज करते हैं और एक मैक्सिमम पोटेंशियल्स तक पहुंचते हैं, और किस तरह से एक नॉन बीइंग से बीइंग की तरफ जाते हैं। इसके अलावा ह्यूमंस जो हैं ओवरऑल फ्री विल उनके पास है, वो किस तरह से अपने फ्री विल को यूटिलाइज करते हैं। और एग्जिस्टेंशियल थ्योरी जो है और एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी बेसिकली एमर्ज हुई है 18 टू 17 सेंचुरी के दौरान, और बेसिकली ये निगेट करती थी फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट को और बिहेवियरिज्म को। एंड अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी और थ्योरी, हमने अगर ह्यूमंस को अंडरस्टैंड करना है तो एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी नहीं है, ह्यूमन को इंडिविजुअली समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर पर्सन जो है वो यूनिक है, और ग्रुप की फॉर्म में जो है पर्सन जो है एक बहुत रिलायबल डाटा नहीं गैदर कर सकता अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियल थ्योरी। Number 70. The drug that has been successful in treatment for some cases of bipolar disorder is option A. Thorazine, option B. Valium, option C. Chlorpromazine, option D. Lithium carbonate. The right option is option D. Lithium carbonate. Lithium carbonate जो है वो मूड स्टेबलाइजर भी कहलाती है, और ये बायपोलर डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए बहुत इफेक्टिव साबित हुई है। इसके अलावा थोराजीन की अगर हम बात करें तो ये ब्रांड नेम है क्लोरप्रोमाजीन का, और वेलियम जो है वो डायस्पेम और बेंजोडायस्पेन के नाम से भी जानी जाती है। ये ड्रग जो है वो एंजाइटी और अल्कोहल विड्रॉल के लिए यूजफुल है। क्लोरोप्रोमाजीन की अगर हम बात करें तो ये साइकोटिक डिसऑर्डर जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए हेल्पफुल होती है। Number 71. A phenotypic and genotypic basis for personality was theorized by option A. Bandura, option B. Darwin, option C. Adler, and option D. Eysenck. The right option is option D. Eysenck. Eysenck ने theory of trait theory दी थी, जिसमें फोकस किया था two characteristics पे, genotypic and phenotypic. Genotypics are the traits are the factors that are related to genes, and phenotypic are the observable characteristics of personality. और इसमें आइजेनिक ने हिपोक्रेट्स की थ्योरी ऑफ ह्यूमर को यूटिलाइज किया था, जिसमें हमने ह्यूमर्स पढ़े हैं फेल्कम, ब्लड बाइल, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल, जिसकी वजह से फर्दर जो है वो टेम्परामेंट जो है ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं। फेल्गम जो है वो फिल्गमेटिक पर्सनालिटी होती है, ब्लड सिंगुइन, और येलो बाइल से कॉलरिक एंड ब्लैक बाइल से मेलनकॉलिक। और फर्दर इससे जो है रिलेट करके आइजनिक ने इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट को रिलेट किया, इसके साथ स्टेबल एंड अनस्टेबल को रिलेट करके ओवरऑल अपनी ट्रेट थ्योरी जो है वो इन्वेंट की थी, जिसमें फर्दर उसने मोर स्पेसिफिकली हर ट्रेट को जो है वो स्पेसिफाई किया और फर्दर टाइप जो है वो डेरिवेट की थी। Number 72. APA was founded by option A. J.B. Watson, option B. William James, option C. Stanley Hall, and option D. Wilhelm Wundt. The right option is option C. Stanley Hall. Number 73. Which leadership style tend to produce most satisfying members? Option A. Autocratic, option B. Authoritarian, option C. Authoritative, and option D. Democratic.
द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी डेमोक्रेटिक। एंड कर्ट ल्यूवन ने लीडरशिप स्टाइल्स पर स्टडी किया था और उसने ये एनालाइज किया कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जो है वो बहुत सेटिस्फाइंग होता है, क्योंकि इसमें हर मेंबर को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, वो अपना इनपुट जो है वो ग्रुप में डाल सकता है। इसके साथ साथ ओवरऑल जो है वो ऑटोनमस जो है फील करता है ड्यूरिंग एनी डिसीजन मेकिंग, जिसमें एट द एंड जो है वो लीडर को ही फोकस करना होता है डिसीजन लेने में, लेकिन हर मेंबर जो है इक्वली पार्टिसिपेट करता है, अपने ओपिनियन देता है, जिसकी वजह से हायर क्वालिटी जो है रिजल्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जनरेट होते हैं। Number 74. Interpretation of the thematic apperception test is based on option A factor analysis, option B content analysis, option C quantitative analysis, option D qualitative analysis. The right option is option B content analysis. As we all know कि हर पर्सन की स्टोरी जो है वो वेरी करेगी, सो ओवरऑल जो है रिसर्चर को या साइकोलॉजिस्ट को ये देखना होता है कि कौन सी थीम जो है वो पोर्ट्रे की गई हैं सारे कार्ड्स पे, और उससे रिलेट करके क्या स्टोरीज जो हैं एक क्लाइंट जनरेट करता है। सो ओवरऑल स्टोरीज को असेस करना ज़रूरी होगा, उसके कंटेंट को एनालाइज करना ज़रूरी होगा, फिर जाके प्रॉपर कंक्लूजन बनाया जाता है एक पर्टिकुलर क्लाइंट के बारे में कि उसका सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी नीड्स क्या हैं, हीरो को वो किस तरह से देख रहा है, सोशल एंड फैमिली सेटअप जो है वो क्या पोर्ट्रे कर रहा है। Number 75. Instinct theory and drive reduction theory both emphasize dash factors in motivation. Option A environmental, option B psychological, option C cognitive, option D biological. The right option is option D biological. इंस्टिंक्ट थ्योरी डार्विन ने इंट्रोड्यूस की एंड ड्राइव रिडक्शन थ्योरी हुल ने इंट्रोड्यूस की थी, और इन दोनों का एम्फेसिस ये था कि जब ह्यूमन बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल डेफिशिएंसीज पैदा होती हैं तो तब मोटिवेशन पैदा होती है, और इंसान जो है वो उन डेफिशिएंसीज को ओवरकम करने के लिए बिहेवियर परफॉर्म करता है, एक्शंस परफॉर्म करता है और नॉर्मल स्टेट की तरफ जाता है। Number 76. Surgical destruction of brain tissue is called option A injury, option B lesion, option C dementia, and option D damage. The right option is option B lesions. Number 77. The formula of the IQ was devised by option A Galen, option B Gall, option C Terman, and option D Stern. The right option is option C टर्मन। लुइस टर्मन ने इंटेलिजेंट क्वोशंट का फार्मूला इंट्रोड्यूस किया था। नंबर 78. Diana Bromlin found which parenting style produced most well-adjusted children? Option A authoritative, option B authoritarianism, option C permissive, option D attached. The right option is option A authoritative. अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल मीन्स पेरेंट्स को जो ज़्यादातर कंसर्न होते हैं और रिस्पॉन्सिव होते हैं पेरेंटिंग से रिलेटेड, और इसके अलावा जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो दे यूजुअली से लेट्स टॉक अबाउट, या इस इशू को डिस्कस करते हैं, और इसके अलावा ये क्लियर स्टैंडर्ड्स रखते हैं कि क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा। इसको हम डेमोक्रेटिव से भी रिलेट कर सकते हैं। अगर अथॉरिटेरियनिज़म की बात करें तो अथॉरिटेरियन या अथॉरिटेरियनिज़म यूजुअली पनिशमेंट को यूटिलाइज़ करते हैं पेरेंटिंग में, उनके क्लियर रूल्स होते हैं लेकिन पावर जो है इनके पास ज़्यादा होती है, और स्ट्रक्चर्ड इनका इन्वायरमेंट होता है, पर एक्सपेक्टेशंस भी ये चिल्ड्रन से हाई रखते हैं। परमिसिव की अगर हम बात करें तो ये यूजुअली इंडल्जेंट तो होते हैं लेकिन लीनियंट होते हैं, और कुछ इन्होंने रूल सेट किए होते हैं कि किस तरह से ओवरऑल घर का इन्वायरमेंट कैसा होगा, लेकिन यूजुअली इनका स्टेटमेंट ये होता है चिल्ड्रन की तरफ कि यू आर द बॉस, और इसमें जो है नॉन डायरेक्टिव भी होते हैं और एक्सपेक्टेशंस भी कम रखते हैं। और लास्ट वन है अनइन्वॉल्व या अनअटैच्ड। इसमें बिल्कुल ही वो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं रखते, बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं होते पेरेंटिंग में, और ज़्यादातर ये बिजी रहते हैं और इनके पास प्रॉपर टाइम नहीं होता चिल्ड्रन को देने के लिए, और प्रॉपर निगलेक्टिव होते हैं टूवर्ड्स द चिल्ड्रन, और बिल्कुल पैसिव होते हैं, और यूजुअली
अपनी पेरेंटिंग के लिए जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। सो ओवरऑल जो सबसे, अगर हम कहेंगे सबसे बुरा जो है पेरेंटिंग स्टाइल है वो अनइन्वॉल्व या अनअटैच्ड पेरेंटिंग स्टाइल है, जिसमें बिल्कुल वो केयर नहीं करते कि उनकी चिल्ड्रन की पेरेंटिंग कैसी हो रही है, उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। Number 79. Boys are most likely to experience the Oedipus complex during that stage. Option A, anal. Option B, phallic. Option C, oral. And option D, latency. The right option is option B, phallic stage. Phallic stage के दौरान according to Freud, boys जो हैं वो Oedipus complex experience करते हैं और girls जो हैं वो Electra complex experience करती हैं। और एट द एंड ऑफ पैलिक स्टेज अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, आइडेंटिफिकेशन जो है उनके अंदर प्रेजेंट हो जाती है कि ये जो जेलिसी फैक्टर है टुवर्ड्स द ऑपोजिट पेरेंट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अगर हमने अपनी ये फीलिंग्स अगर शो की तो हमें इसकी बहुत सीवियर पनिशमेंट भी मिल सकती है। सो आइडेंटिफिकेशन की वजह से दोनों जो होते हैं चिल्ड्रन यानी बॉयज़ और गर्ल्स, वो पर्टिकुलर जेंडर से रिलेटेड जो है वो रोल्स अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे जो गर्ल्स हैं वो यूजुअली मदर को कॉपी करना शुरू कर देती हैं और बॉयज़ जो हैं वो अपने फादर को कॉपी करना शुरू कर देते हैं बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग प्ले। Number 80. The largest organ of cell body is option A, eyes, option B, ears, option C, tongue, and option D, skin. The right option is option D, skin. ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारी पूरी बॉडी पे स्किन प्रेजेंट है और स्किन पे पर्टिकुलरली हेयर्स हैं जो कि डिडक्ट करते हैं हर तरह के स्टिमुलस को, दैट कैन बी रिलेटेड टू पेन और प्रेशर। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि स्किन जो है वो हमारी लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है जो कि डिडक्ट करती है स्टिमुलस को। Thank you for watching this video, and watch another video related to PPSC Pass or Psychology paper on my channel, and subscribe the channel for latest updates. Thank you.